अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे सब होपफुली। अच्छा बच्चों, हम पढ़ रहे थे रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स और उसमें फर्स्ट कैटेगरी थी जो रिएक्शंस की, वो हमने कंप्लीट कर ली थी, एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, अल्कीन्स एडिशन रिएक्शंस देते थे, मोस्ट ऑफ देम वर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो अब हम सेकंड कैटेगरी शुरू कर रहे हैं रिएक्शंस की, और वो हमारे पास है बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, तो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, 3-4 रिएक्शन होंगे अल्कीन्स के। तो बहुत इजी छोटे छोटे से रिएक्शंस हैं, साथ रहें आप, इसको साथ साथ कवर करते जाइएगा। होपफुली कोई मुश्किल नहीं आने लगी है, बड़ा इजी होगा और हम इसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह आज। ठीक है, चलें तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहली टाइप की ऑक्सीडेशन हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम होता है एपो ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइडिंग हमने लिख ली है। एपो ऑक्सीडेशन इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन फॉर अल्कीन्स। होती क्या है एपो ऑक्सीडेशन से मुराद क्या है? द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन विच एपो ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड। ऐसा ऑक्सीडेशन प्रोसेस जिसमें प्रोडक्ट के तौर पर आपके पास क्या बनेगा? एपो ऑक्साइड्स बनेंगे। अच्छा, एपो ऑक्साइड्स के लिए ना एक और नाम होता है, इन्हें हम ऑक्सीरेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीरेंट्स। तो जिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर एपोक्साइड्स या ऑक्सीडेंट्स कह लें प्रोडक्ट के तौर पे बनेंगे, उसको हम बोलेंगे वो एपो ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, मतलब होगा क्या, यूँ कह लें कि आपके पास एक अदद अल्कीन होगा, अल्कीन, और आप इसको अल्कीन को गुजारेंगे किसी ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन से, क्योंकि ऑक्सीडेशन करनी है ना हमें। एक ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन से हम इसको गुजारेंगे और उसके रिज़ल्ट के तौर पर आपका जो अल्कीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? एपो ऑक्साइड के अंदर। अच्छा, एपो ऑक्साइड है क्या चीज़, ये भी थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्रीफिंग ले लेते हैं बच्चे। इस तरह के कंपाउंड्स जिनमें दो कंजेक्टिव कार्बन्स के दरमियान एक अदद ऑक्सीजन एटम ब्रिज के तौर पर लग जाए। मतलब कोई से दो कार्बन एटम, ज़रूरी नहीं कंपाउंड में दो कार्बन ही हो, जितने मर्जी यहाँ ये चेन चलती जाए या पीछे चलती जाए, दो कार्बन ऐसे होंगे जो ब्रिज के तौर पर अपने साथ किसको रखेंगे? वो अपने साथ रखेंगे इस ऑक्सीजन को। एक अदद ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद होगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है बच्चों? ये एपो ऑक्साइड कहलाती है। ठीक है, डिपेंड करेगा कितने कार्बन है अल्कीन में, उतने ही कार्बन वाला एपो ऑक्साइड आपके पास बन जाएगा। अब बच्चे देखना ये है कि किस किस्म की ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस यहाँ पे को चाहिए होंगी जो एक अल्कीन को एपोक्साइड में बदल देंगी। तो इसलिए हम फ़ौरन से देख लेते हैं व्हाट आर कंडीशंस टू कैरी आउट दिस प्रोसेस। तो हमारे पास कंडीशन के तौर पर क्या होगा? हमारे पास कंडीशन के तौर पर होगा बच्चों, दो तरह की कंडीशंस हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो हमारे टेक्स्ट बुक जिसके बारे में हमें बताती है वो हमारे पास है सिल्वर ऑक्साइड कैटालिस्ट की मौजूदगी में। सिल्वर ऑक्साइड कैटालिस्ट होगा और ये काम आप करवाओगे 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, एक तो कंडीशन ये है जो आपने यूज़ करनी है। और दूसरी जो कंडीशन आपके पास होती है वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्सी एसिड्स, पर ऑक्सी एसिड्स, या फिर इन्हें सिंपल बोल देते हैं पर एसिड्स। इनमें से कोई यूज़ कर लें, ये भी आपको एपोक्सीडेशन करवा के दे देगा। ठीक है, अब पर ऑक्सी एसिड या पर एसिड क्या है? मतलब ये देखें, अगर मैं बोलूँ पर एसिटिक एसिड, पर ऑक्सी एसिड है ना, तो ऑक्सी एसिड का मतलब होता है एक अदद एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड में हो। तो वो कुछ यूँ होती है, अगर आप एग्जांपल ले लें किसकी, पर ऑक्सी एसिड्स में CH3 C डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब आगे आपने O लगा के H लगा देना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक अदद एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगा और साथ यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद होगा। ठीक है, तो जब रिएक्शन होगा तो ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमारे पास होता है ना, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा अल्कीन को और ये नॉर्मल एसिड में बदल जाएगा, और अल्कीन किस में बदल जाएगा? वो एपोक्साइड में बदल जाएगा। फॉलो करके जी। तो ये हमारे पास होती है बच्चे कंडीशन इस रिएक्शन को करवाने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी रिएक्शन कैसे होगा। तो फ़ौरन से हम रिएक्शन लिख के उसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। तो देखें जी, अल्कीन के तौर पर मैं आपके सामने ले रहा हूँ सिंपलेस्ट अल्कीन ईथीन।
और हम कंडीशन के तौर पर यूज़ कर लेते हैं सिल्वर ऑक्साइड को, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक जो है इसको यूज़ कर रही है, तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड की मौजूदगी में ये काम होगा। और बेटे ऑक्सीडेशन करवानी है, एक अदद ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, जो ब्रिज बनेगा तो हमें ना यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं लेते, ऑक्सीडेशन जो है वो एक ऑक्सीजन लेते हैं आप उसके लिए जो चाहिए है। तो O2 लिखने की बजाय अगर मैं लिख दूँ हाफ O2, तो देखें हाफ O2 का मतलब O2 के अंदर सिंपल एक O2 के अंदर दो ऑक्सीजन होते हैं। हाफ O2 का मतलब एक अदद ऑक्सीजन, क्योंकि एटॉमिक ऑक्सीजन तो नहीं ना लिख सकते हैं, आपको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ही चाहिए, तो हमने उसको हाफ लिख दिया यहाँ पे रिप्रेजेंट, यानी एक अदद ऑक्सीजन है। अब बच्चों जब ये एडिशन होगा यहाँ पे तो यकीनन पहले डबल बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो CH2 का सिंगल बॉन्ड बच जाएगा। तो जब पाई बॉन्ड टूटा तो एक बॉन्ड यकीनन फ्री हो गया इस कार्बन का और एक बॉन्ड इस कार्बन का, और ये जो ऑक्सीजन आपके पास होगा ये इन दोनों कार्बन्स के दरमियान यहाँ पर ये इस तरह एडजस्ट हो जाएगा एक ब्रिज के तौर पे। ठीक है, और दोनों कार्बन्स के साथ उसकी बॉन्डिंग होगी, तो ये आपके पास एक एपोक्साइड बन गया। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे, दो कार्बन के लिए है ना, एथिलीन से बना या इथाइन से, उससे इथीन से बना। इथीन को एथिलीन भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, मतलब पिछली वीडियोस में जिक्र हो चुका है ये। तो इसे हम बोलेंगे एथिलीन एपोक्साइड। ठीक है, एथिलीन का एपोक्साइड, जिस भी अल्कीन का होगा उसके अकॉर्डिंग उसका नाम होगा, या इसको ना सिंपल एथिलीन ऑक्साइड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं एथिलीन ऑक्साइड लिखा पड़े तो वो असल में एपोक्साइड ही होगा उसका, परेशान नहीं होना। क्लियर? चलें एक और एग्जांपल अगर देख लें, 3 कार्बन वाला अगर हम अल्कीन लेते हैं प्रोपीन और उसमें उसी तरह ऑक्सीजन ऐड करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कंडीशन, तो आपके पास देखें यहाँ पर अब ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन हैं दो, यहाँ पर ऑक्सीजन ने ऐड होना है, इस चीज़ का ख्याल रखें, इस कार्बन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखें जी आपके पास क्या होगा, ये आपके पास आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड, ये आ गया CH। अब यहाँ डबल बॉन्ड की बजाय सिंगल बॉन्ड रह जाएगा एडिशन के लिए, ये CH2। अब इन दो डबली बॉन्डेड कार्बन्स के दरमियान यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रिज्ड ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया, ये भी एपोक्साइड, लेकिन ये किसका है, ये आपके पास किसका था, प्रोपीन का। तो प्रोपीन के लिहाज से इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन एथोक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, एपोक्साइड्स को बना लिया करते हैं। अब बच्चे एक आखिरी नोट इस बारे में पढ़ लें और इसको कंप्लीट करते हैं फिर, और वो हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ एपोक्साइड्स। ये जो हमारे पास एपोक्साइड्स होते हैं इनका एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है। एपोक्साइड कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ मैं, रिएक्शन की बात नहीं कर रहे, एप्लीकेशन रिएक्शन का नहीं है, इन कंपाउंड्स का जिन्हें एपोक्साइड कहते हैं, इनका एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। और वो क्या है, ये एक्ट कर सकते हैं बच्चों एज प्रिकर्सर। प्रिकर्सर समझते हैं, बनी बनाई चीज़ जो किसी रिएक्शन को शुरू करवाए, या फिर इसको बोल देते हैं आप स्टार्टिंग मटेरियल। मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये एक स्टार्टिंग मटेरियल होंगे, रिएक्शन को शुरू करवाने वाले। ठीक है, और वो चीज़ क्या है जिसको ये बनवाएंगे, वो चीज़ हमारे पास होती है बच्चों ग्लाइकोल्स। ग्लाइकोल्स को बनवाने के लिए ये क्या होते हैं, ये स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं। अब ग्लाइकोल्स किस चीज़ का नाम है पहले ये बता दें, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। ग्लाइकोल्स हमारे पास होते हैं बेटे इस तरह के कंपाउंड्स कि अगर आपके पास दो एडजेसेंट कार्बन एटम हो और उन दोनों के ऊपर ही क्या लगाओ, OH लगाओ, बाकी तो हाइड्रोजन्स वगैरह होंगे। तो ये जो कंपाउंड है देखिए ज़रा, विसिनल पोजीशन पे नहीं लगे हुए ये दोनों। विसिनल क्या थी, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर जब दो ग्रुप्स लगते हैं तो पोजीशन विसिनल कहलाती है उनकी। तो ये विसिनल कंपाउंड है। तो विसिनल कौन सा ग्रुप विसिनल पोजीशन पे है, हाइड्रोक्सल ग्रुप, दो OH ग्रुप हैं, तो इसलिए इन्हें बोलते हैं विसिनल डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड। विसिनल डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स इन्हें बोला जाता है। या अगर ये 1 हो ये 2 मान लो इसको, तो 1,2 डाइओल भी इसको बोल देते हैं। दो ओल ग्रुप है ना, दो अल्कोहलिक ग्रुप है, तो 1,2 डाइओल भी इसको कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड्स हैं इन्हें बोलते हैं ग्लाइकोल्स। इस किस्म के कंपाउंड को बनाने के लिए जो एपोक्साइड हैं वो क्या होंगे, स्टार्टिंग मटेरियल। मतलब अगर आपके पास एक अदद एपोक्साइड मौजूद हो
और आप क्या करें, उसको स्पेशल प्रोसीजर से गुजारें किसी, वो बन जाएगा ग्लाइकोल। अब वो स्पेशल प्रोसीजर क्या होता है बच्चों, वो स्पेशल प्रोसीजर हमारे पास हुआ करता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस को यूज़ करें तो ये काम हो जाएगा। एक दो स्टेप है, जल्दी से इसको दिखा देता हूँ, किताब ने इसका जिक्र नहीं किया है तो हम कर लेते हैं फ़ौरन से। हम मान लेते हैं भाई ये हमारा एक अदद एपोक्साइड आ गया, एथिलीन एपोक्साइड, सिंपल जो ऊपर हमने बनाया। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चे, यहाँ पर हाइड्रोजन आते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है ना, तो हाइड्रोजन आयन तो वहाँ होंगे। तो बेटा ये जो आपका ऑक्सीजन है इसके ऊपर लॉन पेयर मौजूद होता है, तो ये अपने लॉन पेयर से क्या करता है, इस हाइड्रोजन को अटैक करके एक्सेप्ट कर लेगा। तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन नीचे आपके इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन भी आ गया, ठीक है। और चूंकि इसने अपना लॉन पेयर यूज़ किया, और मैंने आपको बताया हुआ है जब कोई एटम बॉन्डिंग के लिए अपना ऑक्सीजन यूज़ करे तो उसके ऊपर एक अदद पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये इस तरह से डेरिवेटिव एक बन जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आना तो एक अनयूजुअल बात है, वो चाहेगा उसका पॉजिटिव चार्ज फ़ौरन ख़त्म हो। बहरहाल नेक्स्ट स्टेप में कहानी और हो जाएगी, H2O अटैक कर देगा इस मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कर रहे हो ना आप, पानी की मौजूदगी में तोड़ोगे इसको। तो देखें जी क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है इसके, ये पानी है, इसके जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर लॉन पेयर होता है, तो ये अपने लॉन पेयर से अटैक कर देता है इस कार्बन के ऊपर जो कि पार्शियली पॉजिटिव होता है। मैंने आपको बताया था कार्बन हमेशा से एक अच्छी साइट होते हैं अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल्स के लिए। न्यूक्लियोफाइल वो चीज़ होगी ना जो अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रखती है और अटैक कर दे। तो बेटा ये यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक होगा, पानी ने अगर यहाँ जुड़ना है इस कार्बन पे तो कार्बन को अपना कोई एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो कार्बन क्या करता है, ये वाला जो बॉन्ड OH से बना हुआ है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को, क्योंकि मेन बॉन्डिंग तो ऑक्सीजन ने की है इसके साथ, और ख़ुद ही किसके साथ जुड़ जाएगा, H2O से। तो देखिए आपके पास ये रिंग तो ओपनिंग हो जाएगी और OH सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा रह जाएगा, तो आपके पास होगा CH2 और यहाँ से आपके पास हो जाएगा OH। ये OH यहाँ से टूटकर सिर्फ इसी के साथ जुड़ा रह गया, और नेक्स्ट ये CH2 यहाँ पर इस तरह मौजूद होगा, और वाटर जो है थ्रू ऑक्सीजन बॉन्डिंग कर लेगा इस कार्बन से। तो देखें ये ऑक्सीजन है, एक अदद हाइड्रोजन यहाँ लिख देते हैं वाटर का, और एक अदद हाइड्रोजन यहाँ पर। क्लियर? अब मुझे बताएं, इस ऑक्सीजन ने अपना लॉन पेयर यूज़ किया तो इसके ऊपर भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। अब फिर से पॉजिटिव चार्ज आना क्या है, अनयूजुअल है, तो इस वजह से ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज फ़ौरन से ख़त्म करना चाहेगा, और इन दो हाइड्रोजन में से किसी एक की छुट्टी करवा देंगे। तो से ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन भी कौन ले लेगा, ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए, और इसको हाइड्रोजन आयन के तौर पे निकाल देंगे, और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म। तो देखें आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये भी कार्बन ऐसे ही होगा, और यहाँ पे अब क्या बच गया, ये ऑक्सीजन और ये उसके साथ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकल गया। तो देखिए ज़रा ये विसिनल डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड बन नहीं गया, लेकिन ज़रा गौर करें इसकी पोजीशन क्या है, ट्रांस, तो इसलिए इसको बोलेंगे ये असल में एक ट्रांस प्रोडक्ट बना, ट्रांस 1,2 डायोल भी इसको बोल सकते हैं। 1,2 डायोल तो था ही, लेकिन ट्रांस पोजीशन पे था इसलिए हमने बोल दिया ट्रांस। इस तरीके से एपोक्साइड्स क्या बना देते हैं, ग्लाइकोल्स को बना देते हैं। ठीक है बच्चों, चलें फिर नेक्स्ट ऑक्सीजन प्रोसीजर देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेक्स्ट जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसका नाम है कंबस्शन। अब कंबस्शन को तो सब लोग जानते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। भाई जब आपके पास किसी ऑर्गेनिक सैंपल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाया करती है तो उस सूरत में आप बोलते हो उसकी कंबस्शन होगी, सॉरी, ठीक है। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ नोन एज कंबस्शन, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करोगे। तो बच्चे जब भी आप जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कंबस्शन होगी। तो देखें हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लें कोई भी, अल्केन जब हमने लिया था उसकी जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुई थी तो आपको याद होगा तो वहाँ पे जितना कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, जितना हाइड्रोजन है वो वाटर बना देता है। यहाँ पर भी अगर आप कोई भी अल्कीन लेते हो, अल्कीन आप ले लें, जाहिर है हमने ईथीन लेनी है, तो ईथीन अगर हम ले लेते हैं और बेटे इसकी हम करवा देते हैं कंप्लीट, तो बच्चे ये हमने ले लिया एक अल्कीन ईथीन, और हम क्या करेंगे इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में।
और बच्चे जब आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन करनी होती है तो हमें एक कंडीशन लगानी होती है, ये जो ऑक्सीजन है दिस मस्ट बी इन एक्सेस इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर, इन फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यू कैन से। आपके पास एक्सेस एयर होना ज़रूरी है, वरना कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। ये आप अच्छी तरह जानते हो, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो बच्चे क्या होगा, आपके पास एक आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड इथीन और आपने उसको सप्लाई कर दी एक्सेस एयर या एक्सेस ऑक्सीजन। हवा में भी ऑक्सीजन ही होती है ना। तो बच्चे क्या होगा, जितना कार्बन आपके इस कंपाउंड में मौजूद है, जितना कार्बन कंटेंट है, ये कार्बन कंटेंट इधर नज़र आ रहा है, ये कार्बन कंटेंट, जितना भी कार्बन होगा इस फ्री सप्लाई ऑफ एयर में बदल जाएगा CO2 में। और जितना हाइड्रोजन है वो इस फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में वाटर में तब्दील हो जाएगा। ऑक्सीजन वाटर, हाइड्रोजन से मिल गई वाटर में। और हमें पता है भाई जब ये ऑक्सीडेशन कंप्लीट होगा, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और ढेर सारी हीट यहाँ पे रिलीज़ होगी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के तौर पे, ठीक है। तो जब आप एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं तो बेटा ये जो हमारे पास होता है इथीन, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ना बड़ा ल्यूमिनस किस्म का फ्लेम बनाता है, क्योंकि इसमें हाई कार्बन कंटेंट होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा धुआं फ्लेम भी बनाता है और CO2 और H2 में बदल जाता है और ढेर सारी हीट खारिज होती है। तो ये आपने क्या कर दिया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दिया अपने इस ऑर्गेनिक सैंपल की, तो आप इसको बोलेंगे ये कंबस्शन हो गई है। और जो हीट यहाँ पे रिलीज़ हुई है 1 मोल इथीन के लिए, उसे आप बोलेंगे हीट ऑफ कंबस्शन। ये सारी बातें हम कर चुके हैं कंबस्शन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। जब अल्केन का हमने कंबस्शन पढ़ा था, तो अगर किसी बच्चे को वो बातें नहीं पता तो बेटे वो उस वीडियो को देख ले अल्कीन के ऑक्सीडेशन के लिए। तो टाइप करें यूट्यूब पे कंबस्शन ऑफ अल्केन्स बाय सर अरसलान, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से कंबस्शन हो जाया करती है किसकी, अल्कीन्स की, ठीक है। एक हवाले के लिए, रेफरेंस के लिए आपसे पूछ रहा हूँ एक MCQ कि कंबस्शन किस मैकेनिज़्म को फॉलो करता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आप इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म चाहें तो इसका मैकेनिज़्म क्या होगा, वैसे ही जस्ट एक नॉलेज के लिए है। उस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चले उनको ये चीज़ न्यू मिल जाएगी। बेटा जी ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म को फॉलो करता है, ठीक है। फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उसके थ्रू कंबस्शन रिएक्शन हुआ करता है। नॉलेज के लिए वैसे ही बता दिया आपको। तो बच्चे ये सेकंड टाइप का कंबस्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है सेकंड टाइप का। और अब हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप का, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं अल्कीन का, हाइड्रोक्सिलेशन, या इसको एडिशन ऑफ KMnO4 भी बोल देते हैं, इस नाम से भी इसको याद रखिएगा, एडिशन ऑफ KMnO4। लेकिन इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल करते हैं, टर्मिनोलॉजी, वो हाइड्रोक्सिलेशन की ही है और इसी नाम से ही आपसे उम्मीद है पूछा जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। तो देखें जी हाइड्रोक्सिलेशन है क्या, तो बेटा इसके नाम पे ज़रा गौर करें। इसके नाम के 2 पार्ट्स हैं, हाइड्रोक्सिल और एशन। एशन तो आपको बताया है एडिशन के लिए होता है, और हाइड्रोक्सल जो है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप के लिए है। तो हाइड्रोक्सिलेशन के लिए वर्ड्स हमने लिख लिए हैं पहले। क्या होगा फिर हाइड्रोक्सिलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप्स। हाइड्रोक्सल ग्रुप अब कौन से होते हैं, OH ग्रुप्स इन योर कंपाउंड। आगे पास जो कंपाउंड है उसमें जब OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा लेते हो आप, तो वो फिर क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन। अल्कीन्स की भी हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ा करते हैं और आप अल्काइंस की भी पढ़ा करते हैं, यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन पे भी एडिशन होता है और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन पर भी हाइड्रोक्सिलेशन होती है, ठीक है। चलो तो देखते हैं जी, इसमें थोड़ा सा थीम इसका समझना ज़रूरी है। अगर आपके पास एक अल्कीन हम ले लें, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड हम ले लेते हैं, तो उसमें हाइड्रोक्सिलेशन से क्या मुराद होगा, ज़रा गौर से देखिएगा। आप क्या करते हैं जी, एक डबल बॉन्डेड कार्बन लेकर, अल्कीन लेकर, यकीनन इसको ऑक्सीडेशन की कंडीशन के ऊपर से गुजारेंगे। यहाँ पर आपके पास कंडीशन के तौर पे क्या होगा, कोई ऑक्सीडेशन जो है रिजेंट आप इस्तेमाल करेंगे, तो कंडीशन लिख दी मैंने। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, याद रखिएगा, ये थीम भी है हाइड्रोक्सिलेशन का, कि जब भी आप हाइड्रोक्सिलेशन कर रहे हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, तो कंपाउंड कैसे बनाना है, क्या करना है बच्चे, आपने क्या करना है, सिंगल बॉन्ड के अलावा जितने भी एक्स्ट्रा बॉन्ड हो, 2 है, 1 है, 2 है, जितने हैं सारे तोड़ देने हैं। ये आपके पास कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है ना, इसमें सिंगल बॉन्ड के अलावा एक ही एक्स्ट्रा बॉन्ड है, तो वो ही रखना है, बाकी एक्स्ट्रा बॉन्ड आपने तोड़ दिया।
तो जब आप एक्स्ट्रा बॉन्ड तोड़ेंगे तो मुझे बताएं 2 बॉन्ड्स फ्री होंगे कि नहीं? यहाँ पर 2 बॉन्ड फ्री होंगे। अगर आप अल्काइन की बात कर रहे होते वहाँ 2 एक्स्ट्रा होते, तो जितने भी एक्स्ट्रा बॉन्ड होंगे तोड़ने के बाद, जितने भी बॉन्ड फ्री होते हैं हर एक के साथ OH जोड़ दें, हर एक के साथ। अब यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ने से कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हुआ दोनों का, तो दोनों पोजीशंस पर क्या लगा देने आपने? OH ग्रुप लगा देने। तो ये थीम है हाइड्रोक्सिलेशन का। इसी तरह ही प्रोडक्ट बनाया जाता है, बाकी हाइड्रोजन्स वगैरह होंगे। तो बच्चे इस तरीके से आप क्या करेंगे? हाइड्रोक्सिलेशन करवा लेंगे अल्कीन्स की। और बेटे ज़रा प्रोडक्ट पे गौर करें, प्रोडक्ट क्या बना? ये तो वही विसिनल पोजीशंस के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स बन गए। वही जो मैं पीछे आपको बता के आया था कि विसिनल पोजीशन पे जब आप 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देते हैं तो फिर उसको आप बोलते हैं वो ग्लाइकोल है। ग्लाइकोल अभी हमने बनाया था, याद है आपको? एपॉक्सीडेशन में ये बना था हमारे पास एपोक्साइड्स से, ठीक है। तो 1,2 डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स बन जाते हैं आपके पास, या विसिनल डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड बन जाते हैं प्रोडक्ट के तौर पे, जिन्हें बोलते हैं ग्लाइकोल। अच्छा, चूंकि बात शुरू हो गई है, अब यहाँ पे आपको ना डिफरेंस बताता चलूँ। वहाँ पर आपने एपोक्साइड से जो ग्लाइकोल बनाए थे वो, और सेकेंड ये जो आप डायरेक्ट अल्कीन से ग्लाइकोल बना रहे हो, क्या इन 2 ग्लाइकोल्स में कोई फ़र्क होगा? जी हाँ बेटा, एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और वो फ़र्क पता है क्या होता है? ये वाले जो ग्लाइकोल्स होते हैं ना, ये सिन एडिशन से बने हुए होते हैं, या सिस एडिशन कह लो, सिस प्रोडक्ट्स होते हैं। मतलब दोनों के दोनों जो OH ग्रुप आप लगा रहे हो ये सेम साइड से लगते हैं। जब आप क्या करवाते हो? हाइड्रोक्सिलेशन डायरेक्ट जब करवाते हो, डायरेक्ट ग्लाइकोल बनाते हो अल्कीन से, तो ये एक सिन एडिशन है, यानी सिस एडिशन है। दोनों OH ग्रुप सेम साइड से ऐड हो रहे हैं, या नीचे से ऐड होंगे दोनों, या ऊपर से ऐड करवा लो, एक ही बात है। लेकिन वो जो आपने एपोक्साइड से बनाया था वो एक एंटी एडिशन था। वहाँ पर एक OH नीचे से तो दूसरा OH ऊपर से लगा हुआ था। तो ये जो होती है ना स्टीरियो केमिस्ट्री, यानी जो ज्योमेट्री होती है कंपाउंड की, उसमें बड़ा फ़र्क पड़ता है इससे, ठीक है। तो ये सीन एडिशन होगा, याद रखिएगा। चलें तो स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पे अब कंडीशन क्या होगी? काम तो हो गया, पता चल गया अल्कीन से ग्लाइकोल बनेगा इस रिएक्शन के नतीजे में। तो कंडीशन हमारे पास क्या होगी? तो कंडीशन बच्चे हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो कंडीशन इस रिएक्शन को स्पेशल इम्पोर्टेंस भी देती है, जिसका भी हम जिक्र करेंगे। तो बेटा कंडीशन के तौर पे हमारे पास हुआ करता है एक स्पेशल रेजेंट जिसे बोलते हैं बेयर्स रेजेंट, ठीक है। बेयर्स रेजेंट हमारे पास हुआ करता है। भाई बेयर्स रेजेंट अब किस चीज़ का नाम है वो ज़रा आप देख लें। बेयर्स रेजेंट हमारे पास होता है कोल्ड डाइल्यूट। कोल्ड होगा, ठंडा होगा, क्योंकि कम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा होता है। कोल्ड होता है डाइल्यूट। कितना डाइल्यूट होता है? 1% ओनली। कोल्ड डाइल्यूट 1% अल्कलाइन, यानी उसमें कोई अल्कली भी होगा, KMnO4 सोल्यूशन। यानी KMnO4 का, पोटाशियम परमैंगनेट का, आपको एक सोल्यूशन लेना होता है जो क्या हो? ठंडा हो, डाइल्यूट हो। कितना डाइल्यूट हो? ओनली 1%। बहुत डाइल्यूट होगा, और साथ उसमें कोई अल्कली भी मौजूद होगा, इसलिए अल्कलाइन होगा। तो KMnO4 का ये सोल्यूशन जिसमें ये वाले कैरेक्टर्स होंगे, आप उसे क्या बोलेंगे? वो बेयर्स रीजेंट है, ठीक है। तो बच्चे बेयर्स रीजेंट आप इसमें रिएक्शन की कंडीशन के तौर पर इस्तेमाल। वैसे ये आपको पता है KMnO4 क्या होता है? KMnO4 लाल दवाई सुनी है कभी? जख्मों को ट्रीट करने के लिए ना, एंटीसेप्टिक के तौर पे आप पहले ना लाल दवाई लगाते। जिस तरह आज आप पायोडीन नहीं यूज़ करते, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, पायोडीन, तो बेटा उस पहले लाल दवाई एक बड़ी फेमस होती थी। तो ज़ख़म जब भी होता था ना, तो ज़ख़म पे वो लगा देते थे लाल दवाई। वो लाल दवाई असल में क्या होती थी? KMnO4, पर्पल कलर का होता है ये, तो इसको लाल दवाई इसके नाम से ये फेमस होती थी, ठीक है। तो ये वही KMnO4 है। अच्छा देखते हैं जी रिएक्शन कैसे होगा बेयर्स रीजेंट की मौजूदगी में। तो आए स्टार्ट करते हैं बच्चे। अगर मैं आपके सामने एक सिंपल अल्कीन ले लूँ, ईथीन, फिर से ईथीन हमने एक ले लिया, और आप इसका रिएक्शन बेयर्स रीजेंट से करवाएंगे। बेयर्स रीजेंट में क्या है? KMnO4 का सोल्यूशन है, तो KMnO4 मैदान में आ जाएगा, और सोल्यूशन है तो यकीनन इसके अंदर पानी भी होगा, ठीक है। तो इसके साथ आप रिएक्शन करवाएंगे, और बेटे ये कोल्ड में रिएक्शन हो रहा होगा, जिस तरह मैंने बताया कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, तो कोल्ड में ही रिएक्शन हो रहा होगा। तो देखें जी यहाँ पे ऑक्सीडेशन अब किस तरह होगी, मैंने थीम आपको समझाया है। सिंगल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और जो 2 बॉन्ड फ्री हुए दोनों के साथ क्या लग जाएगा? OH ग्रुप लग जाएगा। समझ गए? तो ये आपके पास क्या बन गया?
ये एक अदद ग्लाइकोल बन गया। अब ये किसका ग्लाइकोल है? इथीन का, तो इसको इथीन ग्लाइकोल पढ़ते हैं या एथिलीन ग्लाइकोल भी इसको पढ़ लेते हैं। तो ये आपने एथिलीन ग्लाइकोल जो है यहाँ पे बना लिया, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकोल का एक इंपॉर्टेंट यूज़ भी है, आपने फर्स्ट ईयर में भी सीखा होगा। ये गाड़ियों के जो होते हैं हमारे पास रेडिएटर्स, उनमें ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। फर्स्ट ईयर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी थी, उसमें इसका तज़किरा आया था, ठीक है। बहरहाल तो देखिए जी नेक्स्ट क्या होगा। अब भाई देखें ये तो प्रोडक्ट बन गया। अब KMnO4 में से ये जो पोटाशियम है ये OH कैरी करेगा और ये एक बेस के तौर पे के पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के तौर पे हो जाएगा। और ये जो आपके पास MnO4 था ना, अब इसने ऑक्सीडेशन करवाई है। MnO4 इसमें एक्टिव पार्ट होता है ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, जो ऑक्सीडेशन सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, MnO4 पार्ट जो है, K तो निकल गया, MnO4 पार्ट बदल जाएगा MnO2 में। अच्छा, इस प्रोडक्ट का बनना वाज़ेह तौर पे अलामत है इस चीज़ की कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है। कैसे ऑक्सीडेशन हुई है, ज़रा मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट पे गौर करें। अब ऑक्सीजन के लिए मैं आपको बताया ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका, ये -8 हो जाएगा क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट उसका -2 है, 4 ऑक्सीजन का -8 हो जाएगा। पोटाशियम पहले ग्रुप का इसका +1 होगा, तो बाकी कितना बचा, +7, तो +7 यहाँ पर आ जाएगा। टोटल आपको कैंसिल करना होता है ना, जितना माइनस में होता है उतना ही टोटल प्लस भी करना होता है। तो -8 था तो +1 इसका हो गया, तो +8 करने के लिए +7 बाकी बचा। इसका मतलब मैंगनीज़ का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे कितना है, +7, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे देखें मैंगनीज़ को, यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए -4 हो गया क्योंकि 2 ऑक्सीजन आइटम है, एक के लिए -2, 2 के लिए -4। तो यहाँ पे कैरी करने के लिए, सिर्फ कैंसिल करने के लिए मैंगनीज़ ही है, वो होगा +4। इसका मतलब है +7 से मैंगनीज़ किस में बदल गया है, वो बदल गया है +4 में। तो बताएं ज़रा, जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज देखें +7 से +4 का, ये कैसे हुआ होगा भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। Mn+7 में जब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हों तो वो Mn+4 बनेगा। मतलब इसकी क्या हो गई है, रिडक्शन। और आपको पता है जो चीज़ ऑक्सीडेशन करवाए उसकी अपनी रिडक्शन ही हुआ करती है। तो ये चूँकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट किया, इसलिए इसने ऑक्सीडेशन करवाई किसकी, एथिलीन की, लेकिन अपनी इसकी क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है। तो ये सबूत है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाता है जी। तो समझ गए बच्चों आप, तो इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन हुआ करता है। चलें अब इस रिएक्शन का बेटे एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, मैंने बताया था इसकी स्पेशल इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए आपने ना उसको लिख लेना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी एप्लीकेशन ऑफ, बल्कि बस एप्लीकेशन ही लिख लेते हैं। तो इस रिएक्शन का वो जो एप्लीकेशन है उसको हम ज़रा देखते हैं जी। क्या एप्लीकेशन है इस रिएक्शन का बच्चों? दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट। ये टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। कैसा टेस्ट बच्चों? टेस्ट टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन, टेस्ट टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन और डबल बॉन्ड। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे सर ये तो हमने ब्रोमीन वाटर टेस्ट में पढ़ा, हाइलोजिनेशन ऑफ अल्कीन में पढ़ा था। हाँ बेटे, बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट है ये, सेम पर्पस, सेम मकसद है इसका कि ये टेस्ट भी आपको ब्रोमीन वाटर टेस्ट की तरह ये टेस्ट भी डिटेक्ट करके देता है कि किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या नहीं, यानी अनसैचुरेशन है या नहीं। मतलब वही बात कि अगर मैं आपको बोल दूं, एक सैंपल मैं आपको दे देता हूं कंपाउंड का, उसी तरह मैं टेस्ट ट्यूब बनाई थी। ये टेस्ट ट्यूब में फ़र्ज़ करें मैंने आपको ना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल दे दिया और मैं आपसे पूछता हूँ मुझे बताओ किसी टेस्ट के ज़रिए से पता करके कि आपके इस सैंपल में डबल बॉन्ड है या नहीं, अनसैचुरेशन है या नहीं। तो आप सिंपल क्या करोगे बेटे, इस कंपाउंड के अंदर आप बेयर्स रीजेंट डाल दो। अब बेयर्स रीजेंट देखें, अब होगा क्या, ये सैंपल अगर आप ले लेते हैं और आप इसका रिएक्शन करवाते हैं बेयर्स रीजेंट, वही KMnO4 जो भी ऊपर हमने पढ़ा, KMnO4 का सोल्यूशन उसी कंडीशन में सोल्यूशन है, तो ये इस तरह। तो अब जो बेयर्स रीजेंट होता है, मैंने बताया जिस तरह ऊपर लाल दवाई में कह रहा था उसको, तो ये पर्पल कलर का होता है, पर्पल। तो आप क्या करते हैं, जब इसको अपने सैंपल टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो बेटा ये अगर तो आपके सैंपल में डबल बॉन्ड हुआ, अनसैचुरेशन हुई, तो ये उसी तरह एडिशन रिएक्शन देगा जिस तरह हमने ये पढ़ा। और जब एडिशन रिएक्शन देगा ज़ाहिर है KMnO4 रहेगा ही नहीं, MnO2 बन जाता है उसका। तो फिर इसका जो पर्पल कलर है वो रिएक्शन के बाद क्या हो जाता है, कलर इज़ डिस्चार्ज्ड, कलर ख़त्म हो जाता है।
तो अगर तो पर्पल कलर उसका ख़त्म हो गया फ़ौरन आपको नज़र आ जाएगा, तो आप बोलोगे जी हाँ इसमें अनसैचुरेशन मौजूद थी तभी एडिशन रिएक्शन हुआ। और बच्चे अगर तो पर्पल कलर उसका टेस्ट ट्यूब में डालने पर भी ख़त्म नहीं होता बेयर्स रीजेंट का, तो आप बोल दोगे भी आपके सैंपल में डबल बॉन्ड मौजूद नहीं था। और बेटे इस टेस्ट को हम नाम देते हैं एक ख़ास नाम, इसको हम नाम देते हैं बेयर्स टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, कई बायर्स टेस्ट भी पढ़ते हैं, बेयर्स टेस्ट हम इसको बोल दिया करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपसे इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चंस जो मैंने आपको वहाँ पर लिख कर दिए थे। ठीक है, बल्कि आपको मैं ना लिख के ही दे देता हूँ। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास जो है, तो बच्चों ये क्वेश्चंस हमने लिखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये सिंपल पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ बेयर्स टेस्ट। ठीक है, तो आप उसको बता दीजिएगा बेयर टेस्ट क्या है। द टेस्ट विच इज़ यूज्ड to detect unsaturation or double bond using KMnO4 1% KMnO4 alkaline solution is known as Beer's test। उसमें फिर आप ऑब्जर्वेशन बता देंगे थोड़ा सा कि अगर कलर डिस्चार्ज होता है तो अनसेचुरेशन है, नहीं होता तो अनसेचुरेशन नहीं है। और अगर आपसे सवाल पूछा जाता है इस तरह, हाउ बेयर्स टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट अनसेचुरेशन और डबल बॉन्ड, तो तब भी आंसर बिल्कुल वैसे ब्रोमीन वाटर टेस्ट वाला होगा। आप बोलेंगे जी ऐड बेयर्स रीजेंट in your sample and if Beer's reagent's color purple color is discharged then unsaturation was present and if color is not discharged then not present। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास है ये सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है, हाउ इथेन एंड इथीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। बिल्कुल इसी तरह मैंने आपको ब्रोमीन वाटर टेस्ट में बताया, तब भी आप कह सकते हो इथेन एंड इथीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय यूजिंग बेयर्स टेस्ट। तो आप फिर नीचे बता दे बेयर्स रीजेंट से करवाएंगे, कलर डिस्चार्ज हुआ तो अनसेचुरेशन है, सॉरी कलर डिस्चार्ज हुआ तो ईथीन होगा क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड होता है, और अगर कलर डिस्चार्ज नहीं हुआ तो वो ईथेन होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल उसी तरह ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अभी के लिए ये हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपना लास्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन अल्कीन के हवाले से। तो ठीक है, करते हैं शुरू।